नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हम आज 2025 में हैं। 1950 में संविधान बना भारत का। भारत जो है जनतांत्रिक गणतंत्र बना, यानी आज़ादी के बाद की बात करें, उससे पहले की नहीं। आज़ादी के बाद लोकतंत्र भारत में आए हुए 75 साल हो गए। लेकिन कुछ नेता और पार्टियां ऐसी हैं जिनकी मानसिकता अभी भी वो सामंतवादी है। उनको लगता है कि वो उनका जन्म राज परिवार में हुआ है, और राज परिवार में जिसका जन्म होता है और अगर उसे युवराज घोषित कर दिया जाए तो माना जाता है कि वो राजा होगा अगला। तो राज सिंहासन पर वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। अपने देश में भी ऐसे लोग हैं, वैसे तो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में है, लेकिन अभी बात जो है सिर्फ 2 युवराजों की, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अभी 2 दिन पहले बिहार में कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनका बेटा राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कहा ये दोनों पद अभी खाली नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री आज बिहार में थे तो उन्होंने और भी बड़ा हमला बोला कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर। उन्होंने कहा ये जो 2 युवराज हैं ये सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और ये नामदार लोग हैं, इसलिए इनको लगता है कि कामदारों को गाली दिए बिना इनका खाना पचेगा नहीं, तो इसलिए मुझे दिन रात गाली देते रहते हैं। अभी 1 दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अपशब्द कहे जिनको दोहराना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के जनतंत्र का दुर्भाग्य है कि उसको ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है जिसको भाषा की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, जिसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की मर्यादा का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, या दूसरी तरह से कहें तो दरअसल वो मानते हैं कि सब मुझसे नीचे हैं, मुझसे छोटे हैं, सब मुझसे हीन हैं, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं, हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, इन लोगों का बहुत नीचा है। तो एक गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक गरीब आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये उनको मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। जो बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, जिस भाषा में बोल रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत की राजनीति में इससे पहले देखने को नहीं मिला। लेकिन वो अपने अपने जगह पर, यानी राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो इसलिए उनकी बात सुनी जाती है। अपनी अपनी पार्टियों के एक तरह से सर्वे सर्वा है, उनकी पार्टी में उन्हीं की चलती है, और पार्टी उनको विरासत में मिली है परिवार से, जनतांत्रिक रूप से नहीं मिली है। लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि वो सत्ता के स्वाभाविक दावेदार हैं, उनको इस पद पर होना ही चाहिए। जो भी पद है उनकी पहुंच में वो उनका होना चाहिए। तो राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए, तेजस्वी को लगता है उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब आप देखिए, बिहार में 50 सालों, लगभग 5 दशक तक आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। लेकिन बिहार में जो कुछ कमी है उस सब के लिए न तो वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, न आरजेडी को। दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और जिम्मेदार ठहराते हैं 20 साल के नीतीश कुमार के शासन को। नीतीश कुमार और भाजपा, बीच में उसमें भी आरजेडी शामिल रही है 2-2 बार। लेकिन वो सारा दोष जो है वो नीतीश कुमार के सर पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। इस समय बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा ईमानदार छवि वाला नेता नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तो भ्रष्टाचार पर बोलने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। जब आप सार्वजनिक जीवन में सारी जो है शर्म छोड़ दें तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने जो 1 दिन पहले यहाँ आकर भाषण दिया छठ के बारे में, वो छठ मैया का अपमान है। तो मुझे लगा कि इसमें कोई नई बात तो है नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री और बीजेपी का विरोध करते करते जब देश विरोध में चले जाते हैं तो उनके लिए छठ मैया का अपमान करना कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। दरअसल वो जानते नहीं कि छठ क्या है, छठ मैया क्या है, उनकी महत्ता क्या है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है
और उनके पूरे परिवार को पता नहीं है। इसमें अगर थोड़ा बहुत अपवाद मान सकते हैं तो वो इंदिरा गांधी को मान सकते हैं। उसके अलावा इस परिवार में किसी को हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसके देवी देवताओं से, उसके तीज त्योहारों से, उसकी संस्कृति से, इनसे कोई नाता नहीं रहा है, बल्कि एक तरह की घृणा या विद्वेष रहा है। और राहुल गांधी में तो ये कूट कूट कर भरा हुआ है। उनका अधिकार हो, अगर उनके हाथ में सत्ता हो, ये करने का उनके पास अधिकार हो, इस देश में हिंदू धर्म पर प्रतिबंध लगा दे। केवल 10 साल के शासन में, सोनिया मनमोहन के शासन में, सोनिया गांधी ने पूरी कोशिश की कि किस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए। उसकी जड़ में मट्ठा डालने के जितने उपाय हो सकते थे, सब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये ऐसी संस्कृति है, ये ऐसा धर्म है जो 1000 साल की लड़ाई लड़ चुका है मुसलमान शासकों, मुगल शासकों और अंग्रेज शासकों से, और आज भी जीवित है। दुनिया में कितनी ऐसी संस्कृतियां हैं जो आज तक बची हुई हैं। सनातन धर्म सबसे ऊपर खड़ा है, सबसे मजबूती से खड़ा है, बल्कि पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हुआ है। दुनिया के दूसरे देश जो है वो सनातन धर्म की ओर उनका झुकाव बढ़ रहा है, वो बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति से किसी तरह का कोई लगाव का कोई नाता नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह की बात बोलते रहते हैं और उनका सबसे बड़ा एजेंडा है प्रधानमंत्री को गाली देना। मौका हो तो भी, नहीं हो तो भी मौका खोजकर या मौका बनाकर या झूठ बोलकर भी अगर गाली देनी पड़े तो गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार इस युवराज का परिवार है, यानी गांधी परिवार, और बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, यानी तेजस्वी का परिवार। तो कहा ये दोनों सबसे भ्रष्ट परिवारों के युवराज हैं। और राहुल गांधी के बारे में कहा कि ये सब जमानत पर रिहा है। तेजस्वी यादव और उनका परिवार कब अगली बार जेल चला जाएगा, अगली बार से मेरा मतलब है बाकी लोगों के लिए नहीं, लालू यादव के लिए, बाकी लोग पहली बार जाएंगे, कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, भ्रष्टाचार है, घोटाला है, उसकी अब रोज़ सुनवाई होने लगी है, तो फैसला भी जल्दी आ जाएगा और उसमें पूरे परिवार का जेल जाना लगभग तय लग रहा है। लेकिन जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। वही हाल है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके दूसरे साथियों का। नेशनल हेराल्ड घोटाले में वो कब जेल चले जाएंगे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद ये दोनों मामले तेज होंगे। ये जो युवराज हैं, ये ऐसे युवराज हैं, जब सामंतशाही थी, राजा राजाओं का राज था, उस समय जिसको युवराज घोषित किया जाता था, राज परिवार जिसे युवराज घोषित करता था, वही अगला राजा होता था। ये ऐसे युवराज हैं, जनतंत्र में भी ये युवराज की प्रथा लेकर आए हैं, लेकिन ये ऐसे युवराज हैं जो कभी राजा नहीं बनने वाले। ये कोई भविष्यवाणी या किसी ज्योतिषी की बताई हुई बात नहीं कह रहा हूँ। जनतंत्र में जनता तय करती है, मतदाता तय करता है। मतदाता बार बार इनको संदेश दे रहा है, जोर जोर से बोल रहा है कि आप दोनों को सत्ता हम नहीं सौंपने वाले। पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हैं लालू परिवार के लोग, बिहार का मतदाता सुनने को तैयार नहीं है। 2015 में नीतीश कुमार साथ ना आए होते तो आज शायद आरजेडी जो है हाशिए की पार्टी बन गई होती बिहार की राजनीति में। देश की बात करें तो जिस परिवार ने 5 दशक राज किया, जिस परिवार के लोगों ने 55-60 साल राज किया इस देश पर, उस परिवार की हालत ये है कि बड़ी मुश्किल से तीसरे लोकसभा चुनाव में जाकर, लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, तीसरे में जाकर नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। अगर इस गति से आगे बढ़ते रहे तो उम्मीद कर सकते हैं शायद 100 साल में नंबर आए, लेकिन आने वाला नहीं है। 2029 का लोकसभा चुनाव निर्णायक रूप से तय करेगा कि इस परिवार की राजनीति का कोई अब भविष्य नहीं बचा है। लेकिन 2029 में अभी समय है, अभी तो जो सामने है उसकी बात करें तो बिहार का चुनाव, उसका नतीजा एक तरह से तय हो चुका है। जनता में जिस तरह का माहौल है, 20 साल की सरकार के खिलाफ
कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई विरोध, कोई विद्रोह, कोई असंतोष दिखाई नहीं दे रहा है। हर सरकार के खिलाफ जो भी सत्ता में होगा, वो केवल सरकार की बात नहीं है, संगठन में भी, परिवार में भी जो भी सत्ता में होता है उससे कुछ शिकायत होती है, कुछ नाराज़गी होती ही है, वो अलग बात है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई वातावरण नहीं दिख रहा है कि लोग एनडीए की सरकार या नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना चाहते हों। नीतीश कुमार से जो नाराज़ हैं उनको भी नीतीश कुमार से ही उम्मीद है। इस बार जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो 2010 के चुनाव की याद दिलाता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और आज देखिएगा कि जो नतीजा आएगा 14 नवंबर को, वो 2000 चुनाव के नतीजे से मिलता जुलता होगा। और ये असंभव नहीं है अगर 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा के बाद एनडीए की ये बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत साबित हो। ये जो महागठबंधन है इसमें होड़ लगी है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, कि दोनों में से एक को निपटाना, दोनों एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं। उस चक्कर में दोनों जो है डूब रहे हैं। लेकिन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो दरअसल जिस नाव में बैठे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको लगता है कि हमारे परिवार ने इतने लंबे समय तक राज किया है, हम सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, हम सत्ताधारी के रूप में ही देखे जाएंगे। हमारी वही पहचान रहेगी, वही सम्मान रहेगा, वही रुतबा रहेगा। लेकिन पिछले 11 साल में उनके लिए मुश्किल ये हुई है कि वो सम्मान और रुतबा भी कम हो रहा है। इस देश का एक इकोसिस्टम था जो बार बार ये प्रसारित करता था कि गांधी परिवार फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली है इस देश की। ये किसने घोषित किया, कहाँ तय हुआ, किस बात से तय हुआ, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता है। तो इस परिवार का और इस परिवार के राज का लगातार पतन हो रहा है। देश के केवल 3 राज्यों में इसकी सरकार बनी है। और आप मानकर चलिए कि 2028 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर होने जा रही है। 2027 में हिमाचल प्रदेश में बाहर हो जाएगी। केवल एक तेलंगाना है जिसमें जो है अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न तो बीजेपी इतनी ताकतवर हो पाई है और केसीआर की पार्टी जो है वो तो बीआरएस, वो पहले से खराब हालत में है। 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस को उम्मीद हो सकती है, एक पंजाब और दूसरा केरल। यहां क्या होगा, केरल में 2026 में चुनाव है विधानसभा का और पंजाब में 2027 में। पंजाब में बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी लगातार रसातल की ओर जा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह की हार हुई है उनकी, उससे बड़ी हार पंजाब में होने वाली है। लेकिन ये 2 युवराज जो हैं वो करप्शन के बादशाह हैं। करप्शन का कोई भी मौका इनके परिवार ने कभी छोड़ा नहीं। अब जिसके पिता को 32 साल की जेल हो चुकी हो घोटाले भ्रष्टाचार के लिए, उसका बेटा करप्शन के खिलाफ कैसे बोले? लेकिन बोल रहा है। जिस पर खुद करप्शन का आरोप है, जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है अदालत में, अदालत ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे तेजस्वी ही क्यों ना हो। तो भैया, तो अभी तो अदालत में केस है, जाके अदालत में बोल दो कि हाँ हमने भ्रष्टाचार किया। ये ऐसे 2 नेता हैं, 2 युवराज हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई नौकरी नहीं की, कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन करोड़पति हैं। अरबपति भी हों तो कोई आश्चर्य नहीं, करोड़पति तो हैं ही। इन्हें जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। तो ये गरीबी क्या होती है, गरीब का जीवन कैसा होता है, गरीबी से बाहर निकलने का अनुभव कैसा होता है, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको लगता है कि जो सत्ता में शीर्ष पर बैठा है उसको गाली देने से इनका रुतबा बढ़ जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जिसकी ईमानदारी की लोग कसम खाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की ईमानदारी की लोग कसम खाते हैं। जो व्यक्ति 20 साल से सत्ता में हो और भ्रष्टाचार का एक जरा सा भी छींटा, काला चींटा न लगा हो, उससे मुकाबला किसका? तेजस्वी यादव का। जो बालिग होने से पहले जो है वो लखपति करोड़पति बन गया
और 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार करोड़पति नहीं बन पाए। न तो नरेंद्र मोदी 24 साल सत्ता में रहने के बाद 13 साल मुख्यमंत्री रहे और 11 साल से प्रधानमंत्री है। अब ये लोग करप्शन की बात करें तो सुनकर हंसी ही आ सकती है या इन पर तरस खाया जा सकता है। तो दोनों के बारे में बिहार का मतदाता फैसला करने वाला है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक हिंदुत्व का मजाक उड़ाते थे, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, भारत माता का मजाक उड़ाते थे। अब छठ मैया का जो उन्होंने मजाक उड़ाया है, बिहार के लोगों के मन में छठ मैया की क्या छवि है, क्या प्रतिष्ठा है, इसका ज़रा भी अंदाज़ा होता राहुल गांधी को तो ऐसी बात बोलने की हिम्मत भी न करते। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है इस देश की संस्कृति से, इस देश के सनातन धर्म से, सनातन धर्म के देवी देवताओं से, उनके तीज त्योहारों से। वो कभी कोई हिंदू तीज त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन अपने को ब्राह्मण बताते हैं। अब उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाना चाहते। बहुत से लोग पूछते हैं उनकी जाति और धर्म के बारे में, उस मुद्दे को अभी छोड़ दें, सबको मालूम है कि क्या है। लेकिन छठ मैया का जिस तरह का उन्होंने अपमान किया है, वो मुझे नहीं लगता बिहार का कोई मतदाता उसे स्वीकार करेगा जिसकी ज़रा भी आस्था छठ मैया में है। जिनकी आस्था नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करता। तो इसलिए ये खतरा कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, बिहार की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का तो वहाँ अस्तित्व नाम मात्र का है। आरजेडी के लिए बड़ा खतरा है, और आरजेडी के लिए मैं आज आपसे कह रहा हूँ खतरा है उसका जो कोर वोट है यादव, उस पर वहाँ मतभेद हो सकता है। राहुल गांधी का ये रवैया, राहुल गांधी का ये बयान, छठ मैया का उनका ये अपमान, वो यादव वोटों पर असर डाल सकता है तेजस्वी यादव के लिए। उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि उनके खिलाफ ही वोट दे, खिलाफ भी दे सकता है, लेकिन उसकी मात्रा अगर ऐसा होगा तो बहुत कम होगी। लेकिन वो घर भी बैठ सकता है, या पूरे मन से हो सकता है पार्टी के लिए काम न करे। राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है तेजस्वी यादव की राजनीति को ख़त्म करने की, और छठ मैया का अपमान करके उन्होंने इसकी पूर्णाहुति की है। अब उसका नतीजा 14 नवंबर को आएगा, तो इस पर फिर बात करेंगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।